साथ ही एक और तस्वीर इससे गिर गई। तस्वीर उठाने लगी और यह कुंजी एक मास्टर कुंजी है जो सभी कमरों को खोल सकती है। इस समय कैरोलिन ने पूछा कि घर में कोई दर्पण क्यों नहीं है। विलेली का जवाब बहुत आधिकारिक लग रहा था, यह कहते हुए कि जब वह बड़ी हो जाती है तो उसे दर्पण में देखना पसंद नहीं है, इसलिए उसने उन सभी को दूर कर दिया। विलेली ने सिगरेट जलाई और पूछा। कैरोलिन के माता पिता को पता चला कि वह छोटी उम्र में अपनी मां का खो दिया था और उसके पिता का पिछले साल निधन हो गया था। आखिरी यात्रा हमेशा कैरोलिन के दिल में अफसोस थी। दूसरे दिन विलेली ने कैरोलिन को अपने लिए बीज लेने के लिए कहा। अटारी में रोशनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कैरोलिन ने दरवाजा खोला। कैरोलिन के सामने चली गई। कैरोलिन ने दरवाजे के पीछे कोई दरवाजा नहीं खोला। कैरोलिन ने दरवाजे के पीछे एक दरवाजा बंद कर दिया। उसने जल्दी से बीज उठाए और अटारी छोड़ दिया। उसने विली को बताया कि मास्टर कुंजी अटारी का दरवाजा नहीं खोल सकती है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि उसने यहाँ आने के बाद से कभी दरवाजा नहीं खोला है और वह नहीं जानता था कि अंदर क्या है। 40 से अधिक वर्षों के बाद क्या वे उत्सुक नहीं हैं कि अंदर क्या है? जाहिर है कि दूसरा व्यक्ति उसे बताना नहीं चाहता। रात को कैरोलिन स्नान करने के बाद जल्दी बिस्तर पर चली गई। खिड़की के बाहर गरज के साथ कैरोलिन को अचानक कांच के टूटने की आवाज सुनी। वह जल्दी से उठकर देखने के लिए उठी। एक अजीब खटखटाने की आवाज आई। ऊपर से वह बेन के कमरे में चली गई और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि बिस्तर खाली था, व्हील चेयर भी खाली थी। इस समय कैरोलिन ने जमीन पर बारिश देखी। उसने खिड़की खोली और वास्तव में छत पर रेंगने के धब्बे पाए। कैरोलिन को देखते हुए उसने अपने कमजोर पैरों को तेज कर दिया, जैसे कि वह जगह से भागने के लिए उत्सुक हो। यह देखकर कि बेन घास में गिर गया, कैरोलिन ने जल्दी से विल्ली को जगाया और भारी बारिश में भाग गया। इस समय बेन बहुत डरा हुआ लग रहा था। घर लौटने के बाद विल्ली ने महसूस किया और कैरोलिन को व्हील चेयर लेने के लिए वापस जाने के लिए कहा। कमरे में लौटने के बाद उसने जमीन पर गिरा हुआ फूलदान पाया। गंदगी में सफेद वस्तुओं के साथ मिश्रित जाहिर तौर पर बानबाई अंदर जाने की कोशिश की। इस समय कैरोलिन ने देखा कि सफेद चादरें अपनी अलमारी में छिपा और फिर बैन को व्हील चेयर में मदद करने की कोशिश की। इस पर बैन ने फिर कैरोलिन को मदद के लिए एक बार फिर देखा। इस समय कैरोलिन ने फैसला किया कि बैन कहाँ भाग जाना चाहता था। ल्यूक अचानक दिखाई दिया। कैरोलिन ने चुपचाप उसे कमरे में ले जाकर चादरें निकाली जिनके शब्द गायब थे। उसने पूछा कि क्या ल्यूक ने कभी मदद की मांग सुनी है। इसी समय विली ने कमरे में घुसा और बातचीत से असंतुष्ट था। फिर ल्यूक ने कैरोलिन को अपना व्यवसाय कार्ड सौंप दिया और उसे बताया कि अगर कोई स्थिति हो तो उससे संपर्क करें। मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए कैरोलिन फिर से अटारी के छोटे दरवाजे पर आई। उसने पेरूटोना की दुकान के सामने आई, जिसका पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उल्लेख किया था, और इसे ईंट का पाउडर भी छिड़काया गया। उसने सभी दवाएं खींचकर फूलों के बर्तन से कहा कि वह आज रात उसे ले जाएगा। फिर उसने प्रत्येक चीनी क्यूब में एनेस्थेसिया इंजेक्शन लगाया। रात के खाने के दौरान विल्ली ने कहा कि वह आज रात भागना नहीं चाहेगा। इस समय कमरे में अचानक बिजली गिर गई। विल्ली ने एक मोमबत्ती लेने का अवसर लिया। कैरोलिन ने उससे पूछा कि उसने अपने पति के साथ क्या किया है। क्या उसका अगला लक्ष्य यह है कि उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। कैरोलिन बेन को कार में ले गई। जैसे ही वह जागीर से बाहर निकलने वाली थी, उसे निराशा से पता चला कि दरवाजा लंबे समय से बंद कर दिया गया था। वह इसे खोलने में असमर्थ थी और कार शुरू नहीं हो सका। इस समय विल्ली की आवाज घर से आई और उसकी संवेदना हारी समाप्त हो गई थी। उसके पास अकेले मदद मांगने के लिए बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय विल्ली पहले से ही एक बंदूक के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। कैरोलिन ने चारों ओर देखा और पाया कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता झील के किनारे खड़ी नाव थी। कैरोलिन, तुम मुझे नीचे खड़े हो जाओ। तुम कभी भी अच्छी नौकरी से बाहर नहीं जाओगे। कैरोलिन इस तरह नदी के किनारे जागीर से भाग गई और शहर में दहाड़ने लगी। उसने तुरंत जनरल ल्यूक को पाया। आज रात के अंदर और बाहर उसे बताया। जैसे ही उन्होंने कहा, विल्ली ने ल्यूक को फोन किया। जाहिर तौर पर कैरोलिन के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। ल्यूक ने टेप रिकॉर्डर उठाया और कमरे में चला गया। इस समय कमरे में काले संगीत ने कैरोलिन का ध्यान आकर्षित किया। फिर उसने ल्यूक की मेज पर कई कानूनी किताबें पाई, लेकिन अजीब बात यह है कि ये सभी प्रारंभिक किताबें थीं। ल्यूक को ऐसी किताबें क्यों पढ़ने की जरूरत है? इसके तुरंत बाद कैरोलिन को किताब के नीचे अपनी तस्वीर मिली।
ल्यूक ने चुपके से उसकी तस्वीर ली। क्या यह संभव है कि वह खुद पर क्रश कर रही हो? हालांकि एक और भी भयानक घटना हुई। कैरोलिन दराज में एक और 3 जीभ की अंगूठी और टूटे दांतों के साथ एक मास्टर कुंजी पाई गई। लुनके के परिवर्तन ने कैरोलिन को गलत बना दिया। वह जीवित और मर गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह और विल्ले एक ही समूह में थे। इस समय कैरोलिन, जो बांधी हुई थी, ने उसे निराशा से देखा और उस भयानक जागीर में लौट आई। घर में प्रवेश करने के बाद विल्ले ने कैरोलिन से पूछा कि उसने माड्रा कहाँ छिपाया है। कैरोलिन समझ नहीं पा रही थी कि ल्यूक इस दुष्ट महिला की मदद क्यों करना चाहता था, लेकिन अब वह हार गई थी। इसलिए उसे दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और पहले से तैयार आइंट पाउडर से घर का निकास सील कर दिया। लेकिन जागीर में बहुत सारे कमरे थे और विल्ली इलाके से अधिक परिचित था, इसलिए वह जल्द ही आप सही हैं? उनके पास है। ये हर समय कठिन है। आखिरकार सच्चाई सामने आई। यह पता चला कि काले जोड़े मरे नहीं थे। जब भाई बहन पाए गए तो उन्होंने सफलतापूर्वक अपना शरीर बदल दिया था और यह भाई बहन ही थे जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। ल्यूक और कैरोलिन तीसरी टीम थी। इस समय असली कैरोलिन जाग गया और सिसिली ने उसे एक सफेद औषधि खिलाई, जिससे उसे भाषा की क्षमता खो दी। भोर के बाद पुलिस और जिल घटनास्थल पर पहुंचे और उनकी सबसे अच्छी दोस्त के आगमन को देखा।